Assalamu alaikum student. This is Dr. Shakib Kazmi. Now we will continue our topic of biochemistry, course number 317, first stream. As we have already covered the introduction of metabolism in our first lecture, now we will continue from carbohydrates. तो ये उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आइडिया हो गया होगा मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन का कि क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की किस तरह से होती है, और अगर किसी को कुछ अगर कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब इंशाल्लाह भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम सब रिव्यू कर लेंगे और डिटेल में दोबारा समझ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा मेटाबॉलिज्म के बाद। इसके बाद हमें प्रोटीन पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स पढ़ना है, और फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन किस किस हिसाब से होती है, देन वी विल टॉक अबाउट इट्स मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका जो है सबसे अहम टॉपिक है मेटाबॉलिज्म के हवाले से। तो इसमें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने। तो प्रेजेंटेशन में आपको मैं रिव्यू दे दूंगा उन सब के बारे में, तो जब हम क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी हम डिटेल में इसको पढ़ सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन से अब स्टार्ट करते हैं। What are carbohydrates? Basically, carbohydrates are biological molecules made of carbon, hydrogen, and oxygen in a ratio of roughly 1 carbon to 1 water molecule, and having a general formula of CnH2n H2ON. So carbohydrates are basically molecules when we have a specific ratio of carbon, hydrogen, and oxygen. So for example, we have 3 molecules of carbon, then according to this formula, then it will be a C3 and then H2O, then 3. Then the bracket will open, and it will be H6O3, then that will combine as C3H6O3. This is the simplest form of carbohydrate that is also known as glycerol aldehyde. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी कंपोजिशन है मॉलिक्यूल्स की, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इन 3 मॉलिक्यूल्स की एक स्पेसिफिक रेशियो में कॉम्बिनेशन है। इसमें कार्बन हमारे पास 1 होगा, तो फिर ऑक्सीजन भी 1 होगा और हाइड्रोजन 2 होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की वो होती है 3 कार्बन वाली, इसको हम ग्लिसरॉल एल्डिहाइड भी कहते हैं। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स कार्बोहाइड्रेट देयर नेम। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है, अगर हम इस पे गौर करें तो ये नाम भी जो है वो इसी कॉम्बिनेशन में है। फॉर एग्जांपल कार्बो मींस कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर। तो जहाँ पर भी हाइड्रेट का वर्ड यूज होता है बायोलॉजिकल टर्म में, इसको वाटर से रिलेट किया जाता है। इसका मतलब होता है वाटर के बारे में बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट चेन्स come in different length, and biologically important carbohydrates belong to 3 categories: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम होता है, हम इसको ग्रीक वर्ड भी कहलाता है, उसको कहते हैं हम सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड है, इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है वो शुगर की है। अब मोनोसैकराइड्स का मतलब होता है कि मोनो मतलब सिंगल और सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर, जिसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो वो कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकराइड्स की क्लास में आएंगे। और जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको हम कहेंगे डाइसैकराइड्स। के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो पॉलीसैकराइड होंगे। एक और क्लास होती है इसकी ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स का मतलब होता है कि 3 to 10 नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 to 10 नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो 3 क्लासेस हैं: मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। What is the biological significance of carbohydrates? Carbohydrates are widely distributed in plants and animals. They have important structural and metabolic roles. Why structural roles? What are the structural roles? The structural roles are basically that are the formation or building blocks of the human body or any organisms, or even for plants. For the development of its structure, the carbohydrate is one of the most important molecules. In plants, glucose is synthesized from carbon dioxide and water by photosynthesis and stored as starch or utilized to synthesize the cellulose of plant cell wall. Okay.
So this is the importance of carbohydrate in plants. So glucose is the simplest, most common example of carbohydrate, and it is basically a metabolic fuel for every living organism. इन प्लांट्स ग्लूकोज प्लांट में किस तरह से जाता है? बाय सिंपल फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों ने इंटर में भी रिसेंटली पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। उसमें आप लोगों को डिटेल पता होगी कि किस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस ग्रुप प्लांट के अंदर जो है ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, और फिर जब वो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है तो उसको प्लांट जो है कि स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, उसकी फॉर्म में उसको स्टोर करता है, और फिर जो है उस स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है सेलुलोज में, और सेलुलोज से जो है प्लांट की सेल वॉल बनती है। तो जो प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल जो होती है उसकी सेल वॉल से होती है, और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनती है। Animal can synthesize carbohydrate from amino acids, but most are derived ultimately from plants. ठीक है, एनिमल्स के पास भी जो है, ऑब्वियसली एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास कुछ दूसरे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें जो है हम अमाइनो एसिड जो कि एक प्रोटीन का सब यूनिट है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्रोटीन के सब यूनिट अमाइनो एसिड होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर भी ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें हम प्रोटीन के सब यूनिट्स को जो है कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, या फिर हमारे डिजायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, एनाबॉलिक प्रोसेस भी गलत है। तो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट. Most dietary carbohydrate is absorbed into the bloodstream as glucose, found by hydrolysis of dietary starch and disaccharides, and other sugars are converted to glucose in the liver. अब हमारे पास एनिमल की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज आता कहाँ से? ब्लड के अंदर। वो जो है हमारी जब इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करेंगे, मतलब वो स्टार्च हो या कुछ भी हो, कोई भी पॉलीसेक्राइड हो या डायरेक्ट ग्लूकोज हो, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, और डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर हमारे पास दूसरे प्रोसेस होते हैं जिसके जो कि हमारे लिवर के अंदर होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसके अंदर भी जो है या तो फैटी एसिड से या फिर अमाइनो एसिड से या फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज से जो है वो ग्लूकोज हमारे पास सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे कि ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जब ग्लूकोज की नीड होती है तो लिवर के अंदर वो ग्लाइकोजन में से जो है ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज इज अ मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स एंड अ यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ द फीटस. It is a precursor for synthesis of all other carbohydrates in the body, including glycogen for storage, ribose and deoxyribose in nucleic acid, galactose in the lactose of milk, in glycolipids, and in combination with proteins in glycoproteins and proteoglycans. जितनी भी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है इवेंचुअली ग्लूकोज से ही मेटाबोलाइज होते हैं। तो ग्लूकोज से ही वो सिंथेसाइज होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, वो कौन कौन सी पढ़ी हमने? ग्लाइकोजन। तो जो मेजर स्टोरेज है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये स्टोरेज कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। देन वी हैव राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर मीन इट हैज अ 5 कार्बन. तो ये भी जो है ग्लूकोज है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे पेंटोस शुगर क्या होती है। तो जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा डीएनए और आरएनए डेवलप होता है, वो जो है वो राइबोस शुगर्स के ऊपर डेवलप होता है। तो उसके लिए राइबोस शुगर बहुत अहम होती है, वो जो हम ग्लूकोज से सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास गैलेक्टोज जो कि मिल्क के अंदर होता है, और इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है पाया जाता है, और उसकी जो सिंथेसिस के सेल मेम्ब्रेन को हम स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो हमें ग्लाइकोलिपिड्स की जरूरत होती है, और इन कम्बिनेशन विद प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स के साथ भी जो है ग्लूकोज कंबाइन होके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ग्लूकोज प्रोटीन है, और प्रोटियोग्लाइकन्स. प्रोटियोग्लाइकन्स का मतलब ये होता है कि इसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स हैं। तो ये डिफरेंट इनके मेटाबॉलिक फंक्शन और बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं सब कंपाउंड्स में. This is the summary that diseases associated with carbohydrate metabolism include diabetes mellitus, lactosemia, glycogen storage disease, and lactose intolerance.
So there are few diseases that are related to the metabolism of carbohydrate. And these the most common one is diabetic mellitus. इसके बारे में सबको पता ही होगा. उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोसीमिया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं. ग्लाइकोजन की जब स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है लिवर के अंदर तो इससे फिर जो है लिवर इम्पेयरमेंट होती है, हेपेटिक इम्पेयर हो जाती है और फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. तो ये डिजीज भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होती है. इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज इज बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन एनारोबिक कंडीशंस. अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन कौन कौन सी होती हैं और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म इन कंडीशन में कौन सा होती है. जब एनारोबिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म होते हैं तो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टोज होता है. और लैक्टोज जो होता है वो हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक है और उसकी जो है एक लेवल में एक हद तक उसकी टॉलरेंस होती है लिवर के अंदर. जब वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो है टॉक्सिकेशन स्टार्ट हो जाती है. तो ये भी एक डिजीज कंडीशन. These are major sources of energy for living organism. Obviously ग्लूकोज जो है सबसे मेजर सोर्स है एनर्जी का. और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से जो है ग्लूकोज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सप्लाइंग अ ह्यूज एरे ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स फॉर बायोसिंथेसिस रिएक्शंस. इसका मतलब है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो दूसरे इसके अलावा जो प्रोटीन की मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसमें भी जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन सेल कोट और कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, तो जितने भी सेल्स हैं पहले वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, ह्यूमंस में हों, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर. So let's discuss about the digestion of carbohydrates. Partly digested in mouth by salivary. So we have that enzyme salivary amylase in our saliva, in our mouth, and this enzyme can partly digest. Only the small of carbohydrates can digest, or it can break down long chain carbohydrates that we eat in our mouth. So there is no digestion take place in stomach. And the complete digestion of carbohydrates and absorption of carbohydrates will be taken place at small intestine by the help of different enzymes. So this is the chemical definition of carbohydrates. So what does it say? It says carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा है. आगे इस तरह के और भी बहुत सारे आने, तो ये खैर परेशान होने की जरूरत नहीं आप लोगों को. हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वर्ड पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है. ठीक है, इस तरह समझेंगे जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली का मतलब होता है मल्टीपल. तो जहाँ भी हम कोई बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ वर्ड आएगा पॉली का. ये जनरलाइज्ड टर्म. पॉलीहाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी मीन इट हैज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Anything that has hydrogen and oxygen and OH group, it is called hydroxy. Okay. Polyhydroxyaldehydes or ketones. Aldehyde or ketones are the two different functions. तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि एल्डिहाइड कीटोन्स किस तरह के होते हैं, बिकॉज आप लोगों ने रिसेंटली जो है इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर हमने डिटेल में पढ़े थे. फिर भी मैं एक ओवरव्यू देगा. अब यहाँ पर जो है आपको मैंने बताया कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है. दीज आर टू फंक्शनल ग्रुप्स. इनमें बहुत ही माइनर सा फर्क होता है. अगर किसी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में किसी भी एंड पॉइंट पे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे एट द एंड ऑफ द चेन और एट द स्टार्ट ऑफ द चेन अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ अटैच हो तो एल्डिहाइड कहलाता है. देखिएगा इसमें ए कार्बन के ऊपर की तरफ जो है डबल बॉन्ड ओ है और इसकी तरफ लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है. मतलब यहाँ पर चेन जो है और आगे जो है कंटिन्यू नहीं हो रही. और राइट साइड पे आर है. आर का मतलब है कि यहाँ चेन आगे कार्बन की कंटिन्यू है, तो ये एल्डिहाइड है. लेकिन अगर यही फंक्शनल ग्रुप अगर चेन के बीच में होगा और उसके दोनों तरफ होंगी, मतलब ये वाला कार्बन अगर चेन के बीच में है तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन. दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक लंबी चेन है एल्डिहाइड्स की और उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं, मतलब मल्टीपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स विद
मल्टीपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कौन से कार्बन? वो वाले कार्बन जो एल्डिहाइड में होते हैं या फिर कीटोन में होते हैं। अब इनकी हमने आगे क्लासिफिकेशन पढ़नी है, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है मोनोसेक्राइड की वो है ग्लाइसर एल्डिहाइड। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन इट इज ग्लाइसर एल्डिहाइड। लेकिन अगर कोई पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन इट इज ग्लूकोज। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास वो ग्लाइसर एल्डिहाइड है। अब ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर जो है सिर्फ 3 कार्बन होते हैं, और इसको हम एल्डोस के नाम से भी कह सकते हैं। इसका अदर नेम एल्डोस क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड है, और ओ एस ई जहाँ पर भी आएगा ये कार्बोहाइड्रेट को ही रिकमेंड करेगा। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये इसका केमिकल नेम है कि ये एक एसीटोन है। एसीटोन का मतलब होता है 3 कार्बन वाला एसीटोन, और डाईहाइड्रोक्सी मतलब इसके दोनों तरफ OH ग्रुप है। तो डाईहाइड्रोक्सी की एसीटोन है, और इसका जो है एक और नाम होता है कीटोस। कीटोस मतलब ये जो है कीटोनिक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो ये एल्डोस हो गया, ये कीटोस हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल हमारे पास ये वही है ग्लाइसरॉल्डिहाइड। और ग्लाइसरॉल्डिहाइड का एक और नाम है हमारे पास ट्रायोस। ट्रायोस क्यों कहते हैं इसको? ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ट्रायोस, पेंटोस और जो ये है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर 3 कार्बन है, हम उसको ट्रायोस कहेंगे। इसी तरह राइबोस शुगर होती है हमारे पास, जो कि मैंने आपको बताया था कि DNA और RNA में मौजूद होती है। इसको इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोस। और इसी तरह हमारे पास ग्लूकोस होती है। ग्लूकोस के अंदर जो कि हमारे पास 6 कार्बन है, तो ग्लूकोस का हमारा एक और नाम होता है हेक्सोस। ग्लूकोज भी जो है एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज को जो है कीटोनिक फॉर्म में ले आऊँ तो फिर वो बन जाएगा फ्रक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस में बस यही फर्क होता है कि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है और कीटोनिक फॉर्म जो होती है वो फ्रक्टोस होती है। तो हम आगे इसको देखते हैं। व्हाट आर मोनोसैकराइड्स? मोनो इज वन एंड सैकर मीन शुगर, जो कि कार्बोहाइड्रेट। Monosaccharide are simple sugar, the most common of which is glucose. Monosaccharide have a formula of CH2O, and ये वही formula है जो common carbohydrate का होता है, and they typically contain 3 to 7 carbon atoms. ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास मोनोसेक्राइड की, उसमें 3 कार्बन होते हैं, और जो सबसे बड़ी फॉर्म होती है हमारे पास 7 कार्बन के। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स इन मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड इन hydroxyl group, and but one of them is a part of carbonyl. The position of carbonyl group can be used to categorize the sugar. बहुत अहम पॉइंट है। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारी की सारी हमारे पास हाइड्रोक्सिल की फॉर्म। हाइड्रोक्सिल का मतलब हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐसी होगी जो कि अलोन होगी, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, जो कि सिर्फ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच होगी। अब इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। अगर वो पोजीशन उसकी बिल्कुल एंड ऑफ द चेन है, स्टार्टिंग ऑफ द चेन में है, बिल्कुल मतलब कॉर्नर पे है, तो वो एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट होगा। और अगर उसकी पोजीशन जो है वो चेन के बीच में है, तो वो कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है इसकी कैटेगराइजेशन। If sugar has the aldehyde group, meaning that carbonyl C is the last one in the chain and it is एल्डोस। ठीक है, इस कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच होता है, उस कार्बन को कार्बोनाइल कहते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, इस तरह हाइड्रोक्सिल कहते हैं हम OH को, इस तरह कार्बोनाइल कहते हैं हम C डबल बॉन्ड O को। तो अगर कार्बोनाइल जो है वो लास्ट में होगा या स्टार्ट में होगा चेन के, तो उसको एल्ड कहेंगे। और अगर इसी तरह कार्बोनाइल जो है वो मिड में होगा और उसकी दोनों तरफ कार्बन की चाहिए, तो वो कीटोनिक ग्रुप होगा और उसको हम कीटोस कहेंगे। शुगर आर also named according to their number of carbons, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। Some of the most common types are triose, pentose and hexose. This is the classification according to the number of carbons. So this is an example of monosaccharide. Glucose is an example of monosaccharide. Glucose के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। One important monosaccharide is glucose, a 6-carbon sugar with formula C6H12O6. Other common monosaccharides include lactose, which form of part of lactose, the sugar found in milk, and fructose found in fruit. So glucose, lactose, and lactose have the same chemical formula, but they differ in organization of their atom, making them isomer of one another.
fructose is a structural isomer of glucose and galactose, meaning that its atoms are actually bonded together in different order. So we have three different monosaccharides here: glucose, galactose and fructose. और इन तीनों का फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, CH12O6. जब एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है तो ये तीन डिफरेंट किस तरह से हुए? तीन डिफरेंट इस तरह से हुए, इनकी जो पोजीशन है कार्बन की और डबल बॉन्ड O की या फिर OH ग्रुप की, इससे जो है इस पोजीशन के डिफरेंस से जो है इसके डिफरेंट आइसोमर बन जाते हैं. जब पोजीशन के डिफरेंस से भी डिफरेंट आइसोमर बन जाते हैं तो उनकी जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं किस तरह से डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज का डिफरेंस देखते हैं. इनमें क्या सिर्फ फर्क है, इनमें इस वाले कार्बन पे जो है इनमें इसमें जो OH ग्रुप होता है ग्लूकोज में वो राइट हैंड साइड होता है, और अगर ये वाला OH ग्रुप हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ तो ये है गैलेक्टोज हो गया. बाकी एग्जैक्टली सेम हो. इसी तरह फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? फ्रक्टोज में हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है मतलब C डबल बॉन्ड O, ये है बीच मतलब चेन के बीच में, और ये है कीटोनिक. और गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर ये एट द एंड ऑफ द चेन था या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ द चेन, कुछ भी आप करें, तो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म था. ठीक है, अब ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, एल्डिहाइड और कीटोन का, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपस में जो है एसिमेट्रिक डिफरेंस है. ठीक है, एसिमेट्रिक मतलब पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट डिफरेंट साइड. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं जिसके अंदर सिमेट्री का फर्क होता है, सिर्फ एक कंपाउंड की पोजीशन की बेस पे डिफरेंस होता है, तो हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. Their atoms are bonded together in same order, but they have different 3D organization of atom around one of their asymmetric carbon. You can see this in the diagram associated the orientation of OH group marked at this small difference is enough for enzyme to tell glucose and galactose apart, making just one of the sugar to take part in chemical reaction. तो जो बॉडी में हमारे एंजाइम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो जो है इस स्मॉल डिफरेंस को जो है एनालाइज करके पहचान लेते हैं कि हमारे पास गैलेक्टोज आया है या ग्लूकोज आया है. तो जो उनको जिसकी इनको नीड होती है ग्लूकोज की, उसमें से ग्लूकोज निकाल लेते हैं, अगर गैलेक्टोज होती है तो उसमें से गैलेक्टोज निकाल लेते हैं. Now what are the disaccharides? Disaccharides form two monosaccharides joined together for dehydration reaction, also known as the condensation reaction or dehydration synthesis. डाइसैकेराइड जो है कब बनता है? जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड के बाइंड होंगे. जब भी कोई दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के आपस में बाइंड होंगे तो उसमें से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो बॉन्ड बनने की जम जाएगी. ठीक है, तो कार्बन में वैलेंसी आ जाएगी और वो बॉन्ड बना लेगा. मतलब एक मोनोसैकेराइड जो है हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और दूसरे मोनोसैकेराइड OH रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है एक का OH और का हाइड्रोजन मिलकर वाटर बन गया. तो वो वाटर जो क्या जो दोनों कार्बन के पास वैकेंसी आ गई वो बाइंड होके हमारे पास बन जाएगा दोनों मोनोसैकेराइड के बीच का, और वो पूरा मॉलिक्यूल डाइसेक्ट कहलाएगा. ठीक है, इसको डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब किसी भी चीज की कमी या किसी भी चीज का निकल जाना, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. In this process, the hydroxyl group of one monosaccharide combines with the hydrogen of one another, releasing a molecule of water, forming a covalent bond known as glycosidic linkage. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है. What is glycosidic linkage? Glycosidic linkage is a covalent bond between two monosaccharides to form a disaccharide, or it is just a covalent bond between any type of two different carbohydrates that are combining to form different chain or polymers of carbohydrates. For example, glucose and fructose monomers combining to a dehydration reaction to form sucrose. Sucrose as known as table sugar. जो सबसे कॉमन एग्जांपल है बस डाइसैकेराइड की वो है सक्रोज. सक्रोज किस तरह बनता है? सक्रोज बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये दो मोनोमर्स हैं, जब ये बाइंड होने के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आता है तो ये जो है सक्रोज बन जाता है, जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं.
इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल्स हैं. इट इंक्लूड लैक्टोस, माल्टोस एंड सक्रोज. लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएंगे तो उससे बनता है पास लैक्टोस. लैक्टोस जो है वो नेचुरली मिल्क के अंदर पाया जाता है. इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है लैक्टोस को. Many people cannot digest lactose as resulting in lactose intolerance, which you and your friend may be able to. Okay? Maltose or malt sugar is a disaccharide made up to two glucose molecules. The most common disaccharide is sucrose, which is glucose. लैक्टोज के बारे में एक मसला होता है, वो लैक्टोज टॉलरेंस कुछ लोगों में डेवलप हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि एक एज के बाद जो है लैक्टोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मोस्टली एज 9 to 10 ईयर्स की होती है. 9 ईयर्स तक नेचुरली जो है हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना. उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे. लेकिन जब हम एडल्टहुड की तरफ आते हैं, मतलब 10 साल से ज़्यादा, तो वो एंजाइम की क्वांटिटी कम होती रहती है आहिस्ते आहिस्ते करके. तो जो जब हम फिर उसके बाद हम मिल्क ज़्यादा पीते हैं तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस का खतरा होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिल्क पीना छोड़ दें बड़े लोग. हम जो है नेचुरली जो दूसरी डाइट है, खाना वाना खाते हैं साथ में, तो उससे वो हमें एंजाइम मिल जाए, डाइजेशन उसकी हो जाती है. तो माल्टोज भी एक एग्जाम्पल है इसी तरह. में सिंपल दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपस में मिलेंगे तो वो माल्टोज बनाएंगे, और इसी तरह अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिलेगा तो फिर वो सक्रोज बनाएगा, और ग्लूकोज के साथ अगर गैलेक्टोज बनेगा तो वो लैक्टोज बनाएगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बताती थी. ग्लूकोज फ्रक्टोज से बन गया सक्रोज. ये तीनों का स्ट्रक्चर है. ये माल्टोज है, ये बीच में जो बॉन्ड है ये कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये है लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है सक्रोज का. ये स्ट्रक्चर इस तरह के क्यों है? ये जो साइड फॉर्म होती है स्ट्रक्चर को, ये है प्यूरान स्ट्रक्चर और ये है पायरेनोस रिंग स्ट्रक्चर. इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, तो अगर हम रिंग में बनाएंगे तो फिर इस तरह से बनते हैं. Now we have polysaccharides. Polysaccharides are a long chain of monosaccharides linked by glycoside bonds known as polysaccharides. ठीक है, अगर एक बहुत लंबी चेन मोनोसैकेराइड्स की बाइंड हो जाए, इसके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं आपस में बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड दीज आर पॉलीसैकेराइड्स. The chain may be branched or unbranched and contain different type of monosaccharides. The regular weight of polysaccharide can be quite high, reaching 100,000 daltons or more if enough monomers are joined. Starch, glycogen, cellulose, chitin, and other are some major examples of polysaccharides important in living organisms. तो पॉलीसेकेराइड जो है या तो वो ब्रांच होंगे या वो ब्रांच होंगे. कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, और सॉरी ब्रांच होते हैं, इसके अंदर जो मल्टीपल चेन्स होती हैं मोनोमर्स की, और वो डिफरेंस में ब्रांच निकल रही होती हैं. उनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है. और उसमें हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे ऑर्गन में पाई जाती है वो है स्टार्च, जो कि फॉर एग्जांपल पोटैटोस में होती है. हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, उसमें स्टार्च पे मौजूद होता है. इसके अलावा ग्लाइकोजन, जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत कॉमनली होता है मौजूद, वो लिवर में स्टोर होता है. सेलुलोस, जो कि प्लांट के जो सेल वॉल होती है उसके स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है. काइटिन भी जो है वो एक एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की, जो कि प्लांट्स में मौजूद है. स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स कौन से कहलाते हैं? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड हैं जिसको जब हमें ग्लूकोज हमें स्टोर करना हो एक सेफ फॉर्म में, ताकि जब हमें नीड हो ग्लूकोज की फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, तो हम जो है उसको मेटाबोलाइज करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लें. तो वो जो सेफ फॉर्म होती है ग्लूकोज को स्टोर करने की या किसी भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने की, वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. तो स्टार्च इसकी एग्जांपल है. स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ sugar in plants and is made up of two polysaccharides, amylopectin. ठीक है, तो हमारे पास लॉन्ग चेन्स होते हैं ग्लूकोज की. वो दोनों डिफरेंट पॉलीसेकेराइड होते हैं. एक होता है अमाइलोज और एक होता है माइटिन. बोथ आर द पॉलीमर ग्लूकोज. बोथ आर द वेरी लॉन्ग चेन ग्लूकोज molecules connected by glycosides linkage. So what is the difference between amylose and amylopectin?
amylose is a simple straight chain of glucose, and amylopectin is a branch chain of glucose. So we have different branches of glucose in amylopectin, and we straight chain of glucose in amylose. And they are linked in a specific manner with each other to form storage polysaccharide that is known as starch. ये दो पॉलीसेकेराइड्स आपस में मिलकर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, उसको हम स्टार्च कहते हैं. Plants are able to synthesize glucose using line gathers. Excess glucose plants stored in different plant parts, including roots and seeds. तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट्स के रूट्स और सीड्स में स्टोर होता है. प्लांट्स को सिंपल फोटोसिंथेसिस से जो है जो ग्लूकोज बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए स्टार्च फॉर्म करते हैं. तो in the seeds provide for the embryo and it germinates and can also serve as a food source for humans and animals who will break it down into the glucose monomers using digestive enzyme. ठीक है. जो स्टार्च जो है वो प्लांट प्रोटीन ईट के लिए भी यूज करता है. फॉर एग्जांपल वो सीड्स के अंदर भी स्टार्च होता है. जो प्लांट का सीड होता है उसके अंदर प्लांट का एम्ब्रियो होता है. वो एम्ब्रियो जो है स्टार्च से कुछ फूड यूज करता है और फिर जो है उस फूड की एनर्जी से जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाता है. और इसी तरह जो है वो हमारे ये फ्रूट सोर्स स्टार्च ह्यूमंस के लिए और दूसरे एनिमल के लिए भी. और हम लोग क्या करते हैं, हम उसको जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उसको तोड़ के ग्लूकोज बना लेते हैं. हम स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं करते अपनी बॉडी में, हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में. तो इन स्टार्ट द ग्लूकोज मोनोमर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ग्लूकोज के जो दो मोनोमर हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में in the form alpha form and they are connected primarily by 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज. 1,4 लिंकेज का मतलब क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर अटैच होता है दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 4 से, और फिर इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है वो होता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज. तो हम जो कि और फिर इसकी अगर लॉन्ग हम बनाते हैं अगर 100-200 फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे होते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 100-200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं 1,4 लिंकेज से, तो वो जो है अमाइलोज कहलाएगा. लेकिन वो स्ट्रेट चेन होती है. अगर हम इसमें एक ब्रांच निकाल दें और उसके अंदर हम नया लिंक बना ले 1,6 लिंकेज, तो वो जो है अमाइलोपेक्टिन. ये मैं इसकी फिगर भी आप लोगों को बताऊँ. ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है. कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 4 है. इस वाले मॉलिक्यूल का ग्लूकोज के दोनों मिले हुए हैं 1,4 लिंकेजेस से. इसको ग्लाइकोसाइड के चाहिए, तो ये हो गई अमाइलोज की. और अमाइलोपेक्टिन में जो है इसी तरह जो है ये 1,6 लिंकेज भी हुआ हुआ. कार्बन नंबर 6 है ये वाला जो ब्रांच में है, ये अटैच होता है कार्बन नंबर 1 से दूसरे ग्लूकोज से. तो ये 1,4 चलती आ रही, फिर अचानक एक 1,6 आ गई, फिर 1,4 चलती आ रही. तो ये जो है हमारा, तब ये दोनों एक आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो स्टार्च बना रहे. ये है पूरी इंट्रोडक्शन इसकी जो बड़ी है थोड़ी बहुत. अब आगे जो है हम पढ़ेंगे इसमें मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की, जो कि बहुत ही डिटेल प्रोसेस है. बहुत ही मतलब लेक्चर होंगे इसमें. हर रिएक्शन को हम जो एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में इंशाल्लाह, ताकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाए. बिकॉज आगे जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे जितने भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे फ्यूचर में, या फिर हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फार्मेसी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या मेडिसिन का हमें अगर मैकेनिज्म समझना होगा, तो जब तक हमारे दिमाग में मेटाबॉलिज्म जो ये जो जर्नलाइज प्रोसेस हैं जितने आपके सामने हैं अभी, तो ये हमें समझ में नहीं आएंगे, हमें किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा. तो ये इंतहाई अहम है कि हमारे दिमाग में जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो स्टार्ट से. तो इनमें कौन कौन से हैं? एरोबिक ऑक्सीडेशन. एरोबिक का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वी कैन ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को किस तरह हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इसे एनर्जी रिलीज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन. ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ग्लूकोज. ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. तो जहां भी आप लाइसिस वर्ड सुने इसका मतलब है ब्रेक डाउन. ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूको मीन ग्लूकोज, न्यू बिल्कुल नेसेंट फॉर्म, मतलब जनरेट ग्लूकोज, जनरेशन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. जेनेसिस मतलब जनरेशन या सिंथेसिस. इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, इसके अंदर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज बनाते हैं. ठीक है. दूसरे मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो सकता है, कुछ भी.
फैटी एसिड से भी हम बना सकते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोनियोजेनेसिस माध्यम। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये इसको हम, इसका एक और नाम होता है एचएमपी शंट। इसके बारे में भी हम आगे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट कर देंगे पेंटोस शुगर में। पेंटोस जो है राइबोस, आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे उसके अंदर 5 कार्बन वाइबर होती है तो उसको पेंटोस कहते हैं। उसके अंदर फॉस्फेट जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है और पाथवे जो है उसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब आया है यहाँ पे ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन सॉरी। अब यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, हम इस तरह से जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके ग्लाइकोजन बना सकते हैं। ग्लाइकोजन की स्टोर्ड फॉर्म होती है लिवर। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है कि किस तरह से हम ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा से ग्लूकोज बना सकते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूरोनिक एसिड पाथवे भी, यूरोनिक एसिड पाथवे के अंदर जो है हम, ये बहुत अहम होता है, इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ग्लूकोज के, जिसके अंदर हम जो है बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना पास और डिफरेंट ग्लाइकन्स बनते हैं। और ये बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। इसी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि हमारी बॉडी में बाइल होता है, बाइल जो कि पेनक्रियास और लिवर से जो है एक्सक्रीट होता है। अब बाइल को जो है बॉडी से हमें एक्सीड आउट होना, तो बाइल जो है इस फॉर्म में एक्सीड नहीं होता, तो उसको जो है ग्लूकोज के साथ हम कंबाइन करके एक्सीड करते हैं बॉडी में। तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है वो यूरिक एसिड पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है, इस फिगर के थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए किस तरह से जो है ग्लूकोज के साथ हम मेटाबॉलिज्म का गेम करते हैं पूरा। अब बीच में एक ग्लूकोज है, ये है पहले स्टार्च। स्टार्च को हमने खाया, हमने फूड इनटेक किया, उसकी डाइजेशन हुई तो हमें ग्लूकोज मिल गया। अब उसके ये सारे स्टेट हैं, मतलब ये उसके अब याद सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जरिए हमारे पास बनता है पायरूवेट और लैक्टेट। अब उसके अलावा फिर ग्लूकोज की एरोबिक ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद हाइड्रोजन वाटर बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड से जो है रिस्पायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर। फिर ग्लूकोज से अगर हम पेंटोस फॉस्फेट पाते निकालें तो फिर हमारे पास राइबोज बन जाए NADPH। NADPH जो है एनर्जी पैकेट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और राइबोज शुगर बन जाती है। ग्लूकोज से हम ग्लाइकोजन भी बना सकते हैं, ग्लाइकोजन जेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, और फिर हम वापस इसको जो है तोड़ते हैं ग्लूकोज में, तो बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसी तरह कोई नियोजेनेसिस से भी हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, एट अमाइनो एसिड ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल द सब यूनिट ऑफ फैटी एसिड्स। इन तीन सोर्सेज के जरिए भी हम ग्लूकोज को जनरेट कर सकते हैं बाय ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये समरी है, आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म। So this is it from the second lecture of biochemistry. Okay. Okay.